नमस्कार मित्रों, आप अभी देख रहे हैं रीजनल सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 दिसंबर 2022 के मौसम की बात। अभी ये जो सैटेलाइट इमेज जो बादलों की स्थिति से शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की, तो बादलों की स्थिति में अभी तो फिलहाल आप जो देखिए, पहले तो उत्तर भारत में आप देखिए अभी ये बादल देखे जा रहे हैं। ये जो बादल है कई दिनों के बाद, यानी कि अभी पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हुए हैं पहाड़ों में। हालांकि जो एकदम सशक्त पश्चिमी विक्षोभ है, जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में, इन सारे इलाकों में जो है, ये जो चाहे वो भारत के पहाड़ हो गए या अफगानिस्तान पाकिस्तान के पहाड़ों में, जो एकदम भारी बर्फबारी देते हैं और काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। जो पहाड़ी इलाके हैं वो काफी ज्यादा, कई बार जो है माइनस, कई इलाकों में -30 40 डिग्री तक चले जाते हैं तापमान। कभी कभार यानी कि कुछ जो एकदम कोल्डेस्ट जो रीजन से पूरे वहां पर -50 तक चले जाते हैं रिकॉर्ड होने से होता है। पर हाँ, -20 30 40 तक चले जाते हैं तापमान। तो वहां से जब ठंडी हवाएं बहती है, इस प्रकार ये जो जैसे पहाड़ों में यहाँ पर ये स्नोफॉल हुआ है इस इलाकों में, और तापमान यानी कि जैसे -20 30 है, ये वाला इस वाले अगर इलाके में इतनी यानी कि बर्फबारी होती है, और यानी कि अगर बर्फबारी ज्यादा होगी तभी तापमान इतना ज्यादा यहाँ पर कम होगा। और उसके बाद यानी कि ये जो एकदम इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है पहाड़, वहां से जो उत्तरी हवाएं चलना शुरू होती है पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के साथ साथ मध्य भारत और दक्षिण भारत तक ये हवाएं पहुंचती है। और इन 7 इलाकों में जहां जहां पर ये हवाएं पहुंचती है, वहां पर काफी अच्छा कूलिंग इफेक्ट दिखाती है और तापमानों में जबरदस्त गिरावट होती है। और कई बार कई इलाकों में कोल्ड वेव की कंडीशंस आ जाती है, यानी कि चाहे वो उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो। और उत्तर भारत में कई बार जब सशक्त पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, तो पहाड़ों में जैसे बर्फबारी होती है, उसी प्रकार जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर मैंने अपने कई वीडियोज में बताया हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म होते हैं पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही। अरब सागर से नमी वाली हवाएं इस प्रकार आती है, अरब सागर, और कई बार और भी, यानी कि काफी अगर सशक्त पश्चिमी विक्षोभ है तो, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी हवाएं ही ज्यादा प्रोमिनेंट इस प्रकार रहती है, पर कभी कभार ये हवाएं थोड़ी इस प्रकार यानी कि मुड़ जाती है उत्तर भारत की तरह। पूर्वी हवाएं इधर से भी नमी पहुंचाती है। तो यहाँ यानी कि नमी मिलने के चलते उत्तर भारत में वर्षा की गतिविधियां, और ये वर्षा की गतिविधियां यानी कि इसको हम यानी कि सर्दियों की बारिश के रूप में जानते हैं। और ये सर्दियों के समय ही दिखते हैं, क्योंकि गर्मियों के समय तो आपको पता है कि वेस्टर्लीज इतना यानी कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक चलती ही नहीं है। मार्च के महीने के बाद ये वर्षा की गतिविधियां वैसे भी थम जाती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस इलाके में जो वर्षा की गतिविधियां होती है वो। तो अभी यानी कि इस समय जितनी वर्षा होनी चाहिए इस इलाके में, वो फिलहाल नहीं हो रही है। और अगर मैं बोलूं कि अगले कई दिनों तक उत्तर से मध्य भारत तक मौसम शुष्क रहेगा, ऐसा भी नहीं है। अभी आगे बारिश क्रम में है, कम से कम मध्य भारत में। मध्य भारत में इस समय उत्तर भारत से ज्यादा मौसम शुष्क रहता है, क्योंकि ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर की तरफ से कोई अधिक मॉइस्चर मिलता है, और ना ही पश्चिमी विक्षोभ का असर इन इलाकों में, यानी कि मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिणी इलाके, गुजरात के साथ इलाके, केवल कच्छ के कुछ एक उत्तरी इलाके को छोड़ दे, दक्षिण राजस्थान के भी इलाके और छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत के राज्यों में, इन इलाकों में यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का भी असर नहीं दिखता, उत्तर पूर्वी मानसून का भी असर नहीं दिखता। तो मौसम ज्यादातर समय शुष्क बना रहता है। पर कई बार क्या होता है, कोई लो प्रेशर के प्रभाव से या कोई ट्रफ या साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस इलाके में फॉर्म हो जाता है, तो तब वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत में देखने को मिलती है। पर ये यानी कि काफी रेयर होता है। उत्तर भारत में जैसे पश्चिम विक्षोभ, तो ये क्लाइमेट में डिपेंडेंट है कि क्लाइमेटिक चेंज है ये, यानी कि फ्रीक्वेंसी में आते रहते हैं, कभी कभार इधर उधर होता है। पर इतना भी आप देखिए कि मतलब आई ही नहीं पूरा सीजन पश्चिमी विक्षोभ, ऐसा नहीं होता। पर यहाँ पर कभी कभी, जैसे अभी पिछले पूरे महीने से मध्य भारत के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। तो यानी कि कभी कभी होता है कि सर्दियों में ज्यादा बारिश देखने को मिल जाती है, कभी कम। तो ये जो सिस्टम फॉर्म होना है, यानी कि ये जो है अचानक फिनोमिना है, ये कोई क्लाइमेटिक नहीं है कि जैसे हाँ इतने ही फिक्स साइक्लोन से इतने ही साइक्लोन बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी साल ज्यादा साइक्लोन, ज्यादा लो प्रेशर, ज्यादा सिस्टम बन जाते हैं, किसी साल कम बनते हैं। पश्चिमी विक्षोभों में भी यही दिखता है। पर यानी कि पश्चिमी विक्षोभ में एक एवरेज है कि जैसे नवंबर में जो है कम से कम 3 से 4 सशक्त, 2 से 3 4 सशक्त पश्चिमी विक्षोभ आ जाते हैं। इस साल हालांकि थोड़ा कम पश्चिमी विक्षोभ आए हैं नवंबर में, और दिसंबर में भी फ्रीक्वेंसी रहती है, इससे थोड़ा कम ज्यादा होता है, पर आते हैं। इस बार भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं।
और जो सिस्टम्स मैंने बोला जो फॉर्म होते हैं जैसे वंदे भारत में, उसकी ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कभी ज्यादा फॉर्म होते हैं तो कभी कम। तो ये हुई। और दक्षिण भारत में तो बादल है ही अभी। ये जो लो प्रेशर एरिया अभी काफी अच्छा ये बन चुका है, ये लो प्रेशर एरिया स्काई और उनके अभी जो एटमोस्फियरिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा अनुकूल है इसके सशक्त होने में। और ये लो प्रेशर एरिया अभी तमिलनाडु और रायलसीमा की तरफ बढ़ेगा और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक लो लो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है। तो ये है बादलों की स्थिति। अभी हवाओं की स्थिति में हम लोग चलते हैं। तो शुरुआत करेंगे उत्तर भारत से। उत्तर भारत के पूरे मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान, गुजरात हो गया। सारे इलाकों में, गुजरात तक की अगर मैं बात कर लूँ तो उत्तर पश्चिमी दिशा से आप देखिए कल भी हवाएं चलती रहेंगी। हवाएं चल रही है। एक जो हाई प्रेशर ट्रफ है और एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर इस प्रकार इस एरिया में बना हुआ है। और यहाँ से लगातार हवाएं इस प्रकार आ रही है, शुष्क हवाएं पूरे इलाके में चल रही है। तो पूरे उत्तर भारत में, पहाड़ों की बात मैं बाद में कर रहा हूँ, केवल पहाड़ों को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान भी ज्यादातर इलाकों में साफ रहेगा। केवल इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो सकता है कि कभी कभार पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में और जो तराई वाले उत्तर प्रदेश का इलाका है यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छा जाए। शेष सारे इलाकों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। तापमानों की बात की जाए तो तापमान तो यानी कि दिन में जो है, दिन में जो सर्दी मैं नहीं बोलूंगा, पर हाँ जो ठंडी ठंडी अभी हवाएं चल रही है तो उसके चलते काफी हल्की आपको यानी कि जो है सर्दी का अनुभव हो सकता है, पर धूप खिली रहेगी। दिन में जो वार्मथ है वो अभी बना रहेगा 24 से 48 घंटे के दौरान, तो कम से कम बना ही रहेगा। ज्यादातर इलाकों में, पंजाब में थोड़े दिन अधिक गर्म रह सकते हैं। और रात के तापमानों में अभी और भी गिरावट हो सकता है, थोड़ा 1-2 डिग्री। जैसे चूरू वगैरह में सीकर का जो एरिया है ये ऑलरेडी काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है। यहाँ पर यानी कि 7-5 डिग्री तक तापमान बरकरार है, जा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां बनी रहेगी। हो सकता है कि 1-8 डिग्री और भी गिर जाए तापमान अभी, क्योंकि लगातार उत्तरी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी अगले 24 से 48 और 72 घंटों के दौरान भी ये चलती रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो और भी हवाओं की स्पीड में हल्की वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि ये 7 तारीख के बाद पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा। तो पहाड़ों में अभी पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और कल से हल्की फुल्की बर्फबारी सारे इलाकों में शुरू हो जाएगी। यानी कि ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया जो ऊपरी पहाड़ है यहीं पर होगी। ज्यादा पश्चिम सशक्त पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, ना ही हवाओं को ये अधिक बदल पाएगी ये सिस्टम, और ना ही अधिक बर्फबारी देगी। तो इस प्रकार हल्की फुल्की बर्फबारी 6-7 तारीख को होने की संभावना है। उत्तरी हिमाचल और उत्तरी उत्तराखंड के जो ऊपरी पहाड़ हैं यहाँ पर काफी हल्की बर्फबारी होने से हो सकती है। और ये जो है 8 और 9 तारीख को हो सकता है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन लग लग कर दो दो पश्चिमी विक्षोभ है। तो ये 9 तारीख को कुछ इलाकों में हो सकता है कि एक आध इलाकों में मॉडरेट बर्फबारी हो जाए, जम्मू कश्मीर और ऊपरी हिमाचल में। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके और लद्दाख में तो जो है हल्की बर्फबारी ही होगी, कोई यानी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी लगातार एक के बाद एक अभी पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, पर कोई भी पश्चिमी विक्षोभ अभी ज्यादा सशक्त नजर नहीं आ रहा है अगले 10 दिनों के दौरान। और दिसंबर सेकेंड हाफ में ही लग रहा है कि थोड़े मतलब विक्षोभ आना शुरू होंगे। तब अगर भारी बर्फबारी होती है तभी जो कड़ाके की सर्दी है वो देखने को मिलेगी। पर अभी भी लग रहा है कि धीरे धीरे तापमान अभी और गिरे के उत्तर भारत में गिरते रहेंगे और धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं और भी जो सबसे कड़ाके की अभी पड़ने वाली है। तो ये हो गई उत्तर भारत की बात। अब चलते हैं हम लोग पूर्वी भारत की तरफ। पूर्वी भारत में पूरी तरह मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा, बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है आपका क्या बोलूं मैं, सब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी यहाँ पर। ये जो सिस्टम अभी बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, हाँ, इसका कोई प्रभाव पूर्वी भारत में अधिक नहीं दिखेगा। केवल हल्के फुल्के बादल कुछ एक आ सकते हैं अभी, या 8 तारीख के बाद क्या होगा कि हल्की फुल्की जो नमी है वो यानी कि ऊपरी हवा में जो है हल्की फुल्की नमी, इसका जो आउटर पेरिफेरल क्लाउड्स है उसमें चलते बादल पश्चिमी बंगाल, बिहार और पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश तक हाई क्लाउड्स कुछ एक पहुंच सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और हो सकता है मध्य उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात तक ये बादल कुछ ऐसे छा जाए। पर यहाँ पर तो बारिश की संभावना तो बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये मौसम शुष्क ही बना रहेगा पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल बिहार तक सारे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, जो केवल अपर या अरुणाचल के एक आध इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, शेष सारे इलाकों में अभी फिलहाल मौसम शुष्क ही बना रहेगा। पूर्वी भारत की बात हो गई। अब ये हम लोग यानी कि
मैं मध्य भारत की बात अभी जो है दक्षिण भारत के बाद ही करता हूँ। और भी यानी कि थोड़ा बात करने में रघुनाथ राजस्थान का भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सिस्टम की बात करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों इलाकों में चलेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये अभी अंडमान निकोबार से और भी पश्चिम में बढ़ता हुआ, इसकी स्पीड ज्यादा है, सी ट्रेवल इसको अच्छा मिल रहा है, पर स्पीड ज्यादा होने के चलते साइक्लोनिक स्टॉर्म ये बनेगा या नहीं बनेगा अभी भी इसलिए डाउटफुल है। पर ये डीप डिप्रेशन तक बनने की संभावना इसकी काफी ज्यादा है। हो सकता है कि ये 7-8 तारीख को लग रहा है कि इस समय, ये जो आप देखिए 8 तारीख दोपहर 2 बजे, ऐसा साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में ये रह सकता है। पर लैंडफॉल करते करते लग रहा है कि एक बार फिर ये डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन तक बन जाएगा, यानी कि साइक्लोन लैंडफॉल के समय तक तमिलनाडु के ऊपर लग नहीं रहा है कि ये साइक्लोन रहेगा। पर हाँ, यानी कि तब भी डीप डिप्रेशन डिप्रेशन रहने से भी हल्की हवाएं तेज चल सकती है। और वर्षा की गतिविधियां मूसलाधार, अच्छी बारिश ये तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के इलाकों में दे सकता है। और तो अभी तो फिलहाल तमिलनाडु और ये जो दक्षिणांतरी कर्नाटक हो गया और रायलसीमा तेलंगाना हो गया, यहाँ पर बारिश नहीं है पर बादल छाना शुरू हो चुके हैं। 7-8 तारीख के बाद धीरे धीरे बारिश की संभावना बढ़ रही है। कम से कम 7 तारीख के दोपहर के बाद, 7 तारीख के शाम से चेन्नई, पुडुचेरी, नागापट्टनम के तटों में वर्षा की गतिविधियां हल्की शुरू हो जाएगी। हवाएं भी तेज होने लग जाएंगी। मछुआरों को भी अभी सलाह दी जा रही है कि यानी कि आप अभी जो है फिलहाल कम से कम 6 तारीख के बाद तो जो सीज में ना जाए, क्योंकि जो आप देखिए काफी ज्यादा रफ सीज हो जाएंगी। और ये जो सिस्टम है वो फिर धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता हुआ, अब देखिए इस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्थिति में रह सकता है। अगर मैं आपको नोट्स में दिखाऊं विंड स्पीड, तो यहाँ पर आप देखिए 41 नॉट तक जो स्पीड वो दिखा रहा है ECMWF फर्दर मॉडल। अगर ये 1 मिनट, मैं आपको इसमें GFS का दिखा रहा हूँ। तो GFS का भी आप देखिए, तो ये लगभग ये और भी यानी कि तेज दिखा रहा है, कैसे 44 नॉट्स तक सिस्टम का स्पीड दिखा रहा है। तो साइक्लोन ये हो सकता है कि बन जाए। ये आपका कम से कम 7 तारीख के शाम को, यानी कि ये इस समय, ये 7-8 तारीख के बीच ऐसा साइक्लोनिक स्टॉर्म ये रहे। फिर ये और आगे बढ़ते बढ़ते और भी यानी कि करीब आएगा पुडुचेरी, चेन्नई तट के आसपास। और फिर मूसलाधार बारिश, जो भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी 8 तारीख के सुबह से। कम से कम जो नेल्लोर से लेकर थंजावुर के बीच का जो एरिया होगा वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, यानी कि चेन्नई भी इसमें आता है। फिर और आगे बारिश बढ़ेगा, फिर नागापट्टनम, तिरुचि तक बारिश पहुंच जाएगा। और ये और आगे होते होते एकदम मूसलाधार बारिश, जो सिस्टम का जो पुश है वो 9 तारीख को भी देखने को मिलेगा। लेकिन 24 घंटे कुछ इलाकों में हो सकता है कि वाटर लॉगिंग भी देखने को मिल जाए, चेन्नई वगैरह में जो दिखता है वो चीज देखने को मिल सकती है। फिर ये सिस्टम जो है लैंडफॉल करते करते लग रहा है क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर एक बार फिर जो पिछले सिस्टम में भी हुआ था कि शुष्क हवाएं, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कई बार कहते हैं ये जो सिस्टम जब आते हैं तो जब ऊंचे जो उत्तरी हवाएं होती हैं इनमें ब्रेक लग जाती है। पर इस सीजन में ही ज्यादातर ये दिखता है कि जो सिस्टम्स बनते हैं इनमें इस प्रकार जो आंतरिक हवाएं प्रवेश कर जाती है, लेकिन नमी वाली हवाएं पूरे इस इलाके में इस प्रकार नहीं चल पाती है। तो ये जो उत्तरी दिशा से जो शुष्क हवाएं हैं वो इस प्रकार इस सिस्टम में प्रवेश कर जाएंगी, जो कि तेलंगाना वगैरह और महाराष्ट्र की तरफ से इस प्रकार आएगी। नमी ही ज्यादा आएगी, पर ये जो शुष्क हवाएं भी प्रवेश करेगी तो सिस्टम को जल्दी वीक बनाएंगी ये हवाएं। तो इसलिए ये जो है हवाओं की स्थिति सी उतनी नहीं रहेंगी, पर तब भी ये तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश दे सकता है। आंध्र प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां स्पेशली रायलसीमा में रहेंगी। आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश सिस्टम देगा, कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश भी दे सकता है यहाँ भी। दक्षिणांतरी कर्नाटक में भी 9-10 तारीख को मध्यम बारिश की गतिविधियां मध्यम से हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश दिख सकती है। तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी सिस्टम के चलते 9 तारीख के बाद। 9, 10, 11, 12 इस टाइम पे तटीय कर्नाटक, केरला में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखेगी। केरला के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दिख सकती है। फिर ये सिस्टम जो है ये काफी सशक्त रहेगा। फिर 11-12 तारीख को अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा। और ये फिर जो है आगे निकलेगा, तब ये मध्य भारत तक बारिश देगा। इस सिस्टम का प्रभाव दिखेगा यहाँ पर, मैं वो अभी आपको आगे बता रहा हूँ और आगे के वीडियोज में बताऊंगा। फिर ये सिस्टम जो है और फिर धीरे धीरे पश्चिम में बढ़ जाएगा आगे। तो ये रहेगा इसका ट्रैक, यानी कि पूरा जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है इससे काफी ज्यादा प्रभावित होगा और इसका इनडायरेक्ट प्रभाव
मध्य भारत में भी दिखेगा, वो मैं अभी आ रहा हूँ। तो फिलहाल अभी ये दक्षिण भारत की मैंने बात की, यानी कि वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर 8 तारीख के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर आगे तो यानी कि जारी रहेगी। फिर उसके बाद 10-11 तारीख के बाद, 10-11-12 तारीख के बाद बारिश की गतिविधियां केवल हल्की ही रह जाएगी, यानी कि काफी कम हो जाएगी। तो अभी यानी कि तमिलनाडु के ऊपर एक जो साइक्लोनिक स्टॉर्म की अभी भी यानी कि मैं आपको आपको अपडेट देते रहूंगा कि सिस्टम कितना क्या डेवलप हो रहा है। तो यानी कि मंडरा रहा है जो ये आपका जो मतलब डेंजर है, जो खतरा है साइक्लोनिक स्टॉर्म का, वो अभी यहाँ पर मंडरा रहा है। यानी कि इस सिस्टम की जो लैंडफॉल की संभावना वो 90%, अभी भी 90-95% तमिलनाडु के ऊपर ही है। और 100% तो इसकी यही संभावना नजर आ रही है, कम से कम 99.9% की ये इसी इलाके में लैंडफॉल करेगा, तमिलनाडु और कम से कम आंध्र प्रदेश में। इसके ऊपर ये सिस्टम नहीं जाएगा। तो ये है। और दक्षिण भारत की बात, मध्य भारत में फिलहाल तो मौसम जो बना हुआ है, उत्तरी दिशा से लगातार हवाएं इस प्रकार आ रही है, पेनिट्रेट कर रही है सारे इलाके में। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र का ये इलाका हो गया, उड़ीसा हो गया, सारे इलाकों में फिलहाल मौसम शुक्र साफ बना हुआ है। और ये जो है लगातार मौसम शुष्क होने के चलते धूप लगातार खिली हुई है, तो दिन के तापमानों में वृद्धि हुई है या कांस्टेंट बने हुए हैं दिन के तापमान। कोंकण का तो जो इलाका है वो थोड़ा ज्यादा गर्म बना हुआ है। और बारिश कई दिनों से कई कई इलाकों में नहीं है, तो जो हल्की भी बारिश होनी चाहिए तो नहीं हुई है। और अभी ये जो है रात के तापमानों में जो गिरावट का सिलसिला अभी फिलहाल उतना ज्यादा नहीं है। कुछ एक इलाकों में 1-8 डिग्री गिरने से गिर सकता है। मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश मध्य भारत का सबसे ठंडा राज्य रह सकता है, हालांकि दिन में हल्का वार्म पूरे मध्य प्रदेश में बना रहेगा। मध्य भारत में दिन के तापमान थोड़े गर्म रह सकते हैं, धूप रहेगी दिन में। और रात में तो सुबह रात की सर्दी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और लगा अभी तो रहेगी। ज्यादातर इलाकों में ही ये जो तापमान है वो 14-15 डिग्री इस रेंज में 10 से 15 के बीच रह सकता है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सिंगल डिजिट तापमान भी जा सकता है। और ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सिंगल डिजिट की संभावना काफी कम है। तो ये हुई यानी कि मध्य भारत की बात, तापमान की फिलहाल की बात। और ये महाराष्ट्र का जो डेक्कन का जो एरिया है, यानी कि ये जो दक्कन का जो एरिया, अगर बोलूं मैं, ये छत्तीसगढ़ का मध्य इलाका, यानी कि रायपुर और यहाँ पर विदर्भ के एरिया से लेकर जो नीचे का अगर एरिया, यानी कि इसको जो हम दक्कन का जो एरिया कहते हैं, इस दक्कन के एरिया में भी जो है, पूरे डेक्कन एरिया के बारे में बात करूं तो सुबह और रात की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। पर आप देखिए जो डेक्कन के उत्तरी इलाकों के साथ साथ डेक्कन का जो दक्षिणी इलाका है, कम से कम जो सोलापुर वगैरह हो गया और जो कोस्टल प्लेन है, ये मुंबई पालघर इस इलाके में दिन का तापमान थोड़ा ज्यादा है। और ये जो सोलापुर वगैरह में 32-37 तक जा सकता है तापमान। तो कुछ दिन में हल्की गर्मी रह सकती है डेक्कन के एरिया यहाँ पर। और रात के तापमान तो यानी कि सर्द बने रहेंगे। तो ये यहाँ की बात हुई। और अभी अगर आगे की मैं बात करूं तो सिस्टम जब ये अब आगे बढ़ेगा दक्षिण भारत में, तो बादल छाना शुरू होंगे धीरे धीरे। मध्य भारत में 7 तारीख के बाद हाई क्लाउड्स पूरे छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र के इलाकों में छाना शुरू हो जाएंगे। और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी छाएंगे। और इस सिस्टम के चलते जो है महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी महाराष्ट्र में जो सोलापुर वगैरह, सोलापुर में बारिश गतिविधियां 9 या 10 तारीख से हल्की फुल्की शुरू हो सकती है, नमी वाली हवाएं पहुंचना शुरू होंगी। और यहाँ पर और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, यहाँ भी जैसे आंध्र प्रदेश में सिस्टम लैंडफॉल करता है, फिर उसके बाद ये जो नमी है, ये जो बारिश का जो पैच है वो मूव कर दक्षिणी छत्तीसगढ़ एकदम और दक्षिणी उड़ीसा में हो सकता है कि भुवनेश्वर, कटक और यहाँ पर ये जो जगदलपुर, दंतेवाड़ा तक वर्षा की गतिविधियां दिख जाए, ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर, कटक इस इलाके में। और 11 तारीख से ये और बढ़ जाएगी बारिश की गतिविधियां आपकी जगह। तो यहाँ पर बारिश इस प्रकार बढ़ जाएगी। और यानी कि फिर धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तो बादल छाते रहेंगे। रायपुर हो गया, नागपुर हो गया, सारे इलाकों में, उत्तर भारत मध्य प्रदेश के कई इलाकों तक बादल छाएंगे, पहले पूर्व मध्य प्रदेश शुरू होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सिस्टम जैसे आगे निकलेगा, फिर एक ट्रफ रेखा मध्य प्रदेश के ऊपर, मध्य प्रदेश से गुजरात के बीच इस प्रकार एक ट्रफ रेखा फॉर्म होगी या एक सर्कुलेशन ऐसा फॉर्म हो सकता है। तो इसके चलते और ये सिस्टम जब जाएगा तो बंगाल की खाड़ी से क्या होगा कि दक्षिण पूर्वी दिशा से आर्द्र हवाएं, आप देखिए, पूरे इस इलाके में चलेंगी, यानी कि
ये तमिलनाडु से आती हुई और तेलंगाना और महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र को पार करते हुए मध्य प्रदेश में, आप देखिए इंदौर, भोपाल, गुजरात में, अहमदाबाद, वडोदरा, इन इलाकों में दक्षिण पूर्वी दिशा से जो उत्तरी हवाएं थी वो बदलकर दक्षिण पूर्वी दिशा से हो जाएगी। आप देखिए ये हवाओं की जो स्थिति है, यहाँ से तो उत्तरी हवाएं आएंगी पश्चिम बंगाल में, फिर यहाँ से ऐसे घूमेंगे और यहाँ पर क्योंकि ट्रफ रेखा बनी जाएंगी और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भी दक्षिण पूर्वी हवाएं पहुंच सकती है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं। और फिर यहाँ पर एक हवाओं का मिक्सर भी होगा हवाओं का। उत्तरी दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं आएंगी, वहीं दक्षिणी दिशा से गर्म और यानी कि जो हल्का गर्म और नमी युक्त हवाएं पहुंचना शुरू होंगी। और इन्हीं दोनों हवाओं के कॉन्फ्लुएंस के चलते ये कई बार इस सीजन में देखने को मिलता है, जो कॉन्फ्लुएंस होता है यानी कि जो कन्वर्जेंस होता है, कॉन्फ्लुएंस जोन जिसको हम कहते हैं। तो यही विंड कन्वर्जेंस के चलते महाराष्ट्र में तो वर्षा शुरू हो जाएगी 11-12 से, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी वर्षा की गतिविधियां और पूर्वी गुजरात में यानी कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, इटारसी, छिंदवाड़ा, और गुजरात में बात करूं तो सूरत, वलसाड, नवसारी, यहाँ पर हो सकता है मुंबई में भी वर्षा दिख जाए, नासिक, पुणे में तो होगी। इससे और आगे वर्षा बढ़कर दाहोद और बड़ोदरा तक, भरूच तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी पहुंच सकती है। हो सकता है कि अहमदाबाद तक बादल पहुंच जाए और अहमदाबाद में भी जो बूंदाबांदी दिख जाए। तो ये स्थितियां यहाँ गुजरात में 12 तारीख के बाद 13 तारीख को ऐसी हल्की बारिश गुजरात में होगी कि बारिश आगे बढ़ेगी। तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ ये पहले बारिश इस प्रकार बढ़ेगी ट्रफ का, फिर यहाँ पर स्थित हो जाएगी यानी कि अहमदाबाद और यहाँ पर हो सकता है कि भावनगर वगैरह तक हल्की फुल्की बारिश दिख जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मेन कारण यही है, ट्रफ रेखा तो है पर क्या हो रहा है कि उत्तरी दिशा से, अब देखिए राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के क्षेत्र से लगातार शुष्क हवाएं चल रही है और यहाँ से जो है नमी वाली हवाएं आ रही है। तो ये स्थितियां गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ से, राजस्थान की तरफ से शुष्क हवाएं पहुंच रही हैं, वहीं इस तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं आ रही है। तो इसी के चलते वर्षा की गतिविधियां दिखेंगी यहाँ पर। और यानी कि ज्यादा बारिश नहीं होगा, आप देखिए हल्की फुल्की बारिश होने से होगी। और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि 10 दिन आगे का है। तो और अभी ये भी लग रहा है कि कोटा, बुंदी, बारन, भीलवाड़ा इस क्षेत्र में भी बूंदाबांदी दिख सकती है इस सिस्टम के चलते। तो यहाँ के और विदर्भ में भी इसके चलते बारिश होगी और छत्तीसगढ़ में भी, पहले तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश होगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जैसे रायपुर में पिछले 1 महीने से पूरी तरह मौसम शुष्क बना हुआ है, पर अभी लग रहा है कि 10-11 के बाद बारिश की हल्की की संभावना बढ़ेगी। पहले तो बादल बादल ही छाएंगे 11-12 को भी, हालांकि बारिश की संभावना यहाँ पर ज्यादा नहीं है, पर लग रहा है कि 12 या 13 को यहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्रेंस होगा और नमी पहुंचे। तो लग रहा है कि ये आपका रायपुर हो गया, यहाँ पर हो सकता है स्पेशली मध्य छत्तीसगढ़ तक, हो सकता है कि पूर्वा तक हल्की फुल्की बारिश रहती है 12, 13, 14 तारीख को देखने को मिल जाए। उसके बाद तो यानी कि अभी फिलहाल अभी को मॉडल 14 तारीख तक ही दिखा रहा है, पर उसके बाद धीरे धीरे जो बारिश है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वेदर एक्टिविटी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये जब ये जैसे सिस्टम हट जाएगा, नमी हट जाएगी, तो बारिश आगे जाएगा। तो ये जो है ये बारिश क्यों होगी, इसका कारण अगर जाने तो ये जो सिस्टम एक बार फिर अरब सागर में जाकर लोहशल एरिया बनेगा, तो ये भी जो है नमी वाली हवाओं को इस प्रकार खींचता रहेगा। दक्षिण पूर्वी हवाएं इस प्रकार चलती रहेंगी, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी लेती हुई मध्य भारत में, और उत्तर भारत से आने वाली शुष्क हवाएं जो है इस प्रकार चलती रहेंगी उत्तरी दिशा से हवाएं। तो ये दोनों हवाएं जो मैंने बोला, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस के चलते ही ये बारिश होगी और एक ट्रफ रेखा भी यहाँ पर फॉर्म होगा मध्य प्रदेश गुजरात के ऊपर। इस प्रकार एक ट्रफ रेखा भी फॉर्म होगी। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों के चलते मध्य भारत में अभी नजर आ रही है कि कई दिनों के बाद जो हल्की वर्षा होने से भी, यानी कि हल्की वर्षा की गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। तो अभी कितना क्या होगा मैं आपको आगे बताता रहूंगा कि ये चीजें, इन चीजों में क्या क्या अपडेट्स आएंगी, कैसे क्या होंगी। अभी फिलहाल तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को, आगे अपडेट्स। धन्यवाद, जय हिंद।